गाइस, आपने अपना लाइक और कमेंट का टारगेट पूरा किया, इसलिए मैं भी अपना वादा पूरा करती हूँ और यह रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 186। किरण मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी। कुछ मिनट बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। रोशनी, मत रो, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरने वाली। बहने गले लगकर 2 मिनट से भी कम रोई कि तभी कोई आया और रोशनी को घसीट कर ले जाने लगा। किरण ने अपनी बदहाल हालत को इग्नोर करते हुए रोशनी को टाइट पकड़ लिया और नवीन से गिड़गिड़ाई, अगर तुम्हें किसी को मारना है या चोट पहुंचानी है तो मेरे पास आओ। रोशनी को मत छूना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रोशनी को मत छेड़ो। किरण की पकड़ को रोशनी के हाथ से धीरे धीरे खोल दिया गया। जैसे ही रोशनी को ले जाया जाने लगा, किरण ने कहा, रोशनी प्रेग्नेंट है, तुम किसी को उसे छूने नहीं दे सकते, वो मर जाएगी। किरण की बात सुनकर नवीन एक पल के लिए स्टन हो गया। रोशनी को घसीट रहे दोनों लोग भी प्रेगनेंसी की बात सुनकर उसे रफली खींचने से हिचक गए। किरण और रोशनी दोनों नवीन की औरतें थी। रोशनी के पेट में जो बच्चा था वो पक्का नवीन का था। अगर नवीन को इस बच्चे की फिक्र थी और कुछ गलत हो गया तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। नवीन की नजर कुछ सेकंड के लिए रोशनी के पेट पर टिकी रही। रोशनी पतली थी, उसका पेट एकदम फ्लैट था, कुछ दिख नहीं रहा था। रोशनी को खींच रहे लोगों ने उसे छोड़ दिया और नवीन के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर रोशनी भागकर किरण के पास चली गई। दोनों बहनें गले लगकर एक दूसरे से लिपट गईं, जैसे एक गोला बन गया हो। नवीन को नहीं पता था कि किरण ने जो कहा वो सच था या झूठ, लेकिन उसने रोशनी को घसीट कर ले जाने का ऑर्डर नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि उसे रोशनी या उसके पेट में बच्चे की फिक्र थी, बल्कि उसका एक आदमी आया और बोला कि संजीव आ गया है। नवीन ने किसी को किरण और रोशनी पर नजर रखने को कहा और अपने आदमी के साथ स्टोर रूम से निकल गया। नवीन ने संजीव की सलाह मानकर एक बोट फिश लेकर आभा से सुलह करने की कोशिश की थी। नतीजा, फिश जब्त हो गई और आभा ने उसे बुरी तरह बेइज्जत किया। अब भी वो बात सोचकर नवीन का खून खौल जाता था। अगर वो आभा से सुलह करने नहीं गया होता तो बात की सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती और उसकी स्पेशल मेडिसिन अमर से चोरी नहीं होती। जाहिर है उसका मूड संजीव के लिए भी अच्छा नहीं था। संजीव को नवीन के एटीट्यूड की परवाह नहीं थी। वो बोला, आभा एक ऐसी औरत है जो रंजिश रखती है। पिछली बार तुमने उसे चैलेंज किया, उसने बस एक बोट फिश की और तुम्हारे लोगों को छोड़ दिया, ये भी उसकी रहम थी। क्या तुम भूल गए कि जयदीप का पूरा गैंग कैसे खत्म हो गया था? नवीन ने ठंडी हंसी हंसी, तुम उसे इतना अच्छे से जानते हो तो खुद क्यों नहीं सामने आते? तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से शायद वो पुरानी रंजिश भूल जाए और तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को राजी हो जाए। संजीव ने खांसकर गला साफ किया और बोला, मैंने भी अपने लोग भेजे थे उसे ढूंढने, लेकिन वो पीट कर भगाए गए और इंजर्ड हो गए। ये सुनकर नवीन को थोड़ा सुकून मिला। इस बार तुम मेरे पास किस आइडिया के साथ आए हो? अगर फिर से आभा के सामने चीजें लेकर सुलह करने की बात है तो भूल जाओ। मैं दोबारा किसी औरत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। संजीव ने फीकी हंसी हंसी, मैं भी किसी औरत के सामने कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक कहावत सुनी होगी तुमने, लेने के लिए पहले देना पड़ता है। उसका ट्रस्ट हासिल किए बिना, उसके करीब गए बिना हम उसका गार्ड कैसे डाउन कर सकते हैं? उसका ट्रस्ट कैसे हासिल करें? फिर से एक बोट फिश लेकर नवीन ने संजीव को देखा। उसे लगा कि ये आदमी उसे बेवकूफ समझ रहा है। संजीव ने एक फोटो निकाला और टेबल पर रख दिया। फोटो पुरानी थी, 20 साल से भी ज्यादा पुरानी, जिसमें एक मर्द और एक औरत थी। नवीन उस मर्द को नहीं पहचानता था, लेकिन औरत को पहचान गया, वो थी शालिनी। इसका क्या मतलब है? संजीव बोला, फोटो में ये औरत आभा की माँ है, लेकिन मर्द यशवर्धन नहीं है। तुम बस ये फोटो आभा को दो और कहो कि तुम्हें ये कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में गलती से मिला। नवीन समझ गया कि संजीव क्या करना चाहता था। उसने फोटो पर नजर डाली और बोला, तुम्हें लगता है कि उसे अब अपने रियल डैड की परवाह है? उसने यशवर्धन को, जो उसका डैड था, बेरहमी से मार दिया। अगर उसका डैड कोई और है तो क्या वो और भी बेफिक्र नहीं हो जाएगी? उसे यशवर्धन की परवाह नहीं है, लेकिन अपनी माँ की बहुत परवाह है। तुम तो कह रहे थे कि तुम उससे कभी मिले नहीं, फिर तुम्हें उसके फैमिली के बारे में इतना कैसे पता? नवीन को संजीव पर और सवाल उठने लगे। रेणुका, जो इनसाइड स्टोरी जानती थी, अभी भी उसके साथ थी। संजीव ने कुछ नहीं छिपाया। वो बोला, कुछ दिन पहले मैंने एक औरत को अपने पास रखा। ये औरत आभा की सौतेली माँ है। नवीन ने और सवाल नहीं पूछे, उसने फोटो रख लिया। मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूँ। डॉक्टर रमेश की मेडिकल स्किल्स टॉप क्लास थी, लेकिन वो हर बार हर किसी को बचा ले ये गारंटी नहीं दे सकते थे। जैसे इस बार बुलेट तो निकाल दी गई, लेकिन उस आदमी को बाद में लगातार हाई फीवर रहा और आभा ने जो दवाइयां दी उनके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। मरने से पहले उसने आभा को थैंक्स कहा कि उसने उसके आखिरी दिन इतने मीनिंगफुल बनाए। एपोकैलिप्स में इंसानी जिंदगी सस्ती और नाजुक थी। आभा ने डिसाइड किया कि वो जल्दी ही पास के हॉस्पिटल जाएगी और जितना हो सके सामान लाकर डॉक्टर रमेश के लिए एक ऑपरेटिंग रूम सेटअप करेगी।
ताकि अगली बार कोई इंजर्ड हो तो कम से कम बेहतर एनवायरनमेंट में सर्जरी हो सके। आभा, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। उसकी डेथ का पूरा रीजन सर्जिकल एनवायरनमेंट की कमी नहीं थी। टेम्परेचर और पॉल्यूटेड हवा भी बड़े फैक्टर्स थे जिन्हें तुम चेंज नहीं कर सकती थी। वेदांत ने आभा को सांत्वना दी। आभा ने सिर हिलाया, मुझे पता है। इस इंसिडेंट ने मुझे रियलाइज करवाया कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे ही आभा ने बात खत्म की, उदय उसे ढूंढने आया, हाथ में पहली बार उगाई गई सब्जियों की फसल लिए। उसके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट और जोश था जो एपोकैलिप्स शुरू होने के बाद कभी नहीं दिखा था। वो पागलों की तरह खुश था। हो गया, हो गया। हाथ में सब्जियां लिए उदय यूनिट 2 से दौड़ता हुआ यूनिट 1 की 20वीं मंजिल तक आया। शोर सुनकर और उदय के हाथ में हरी भरी ताजा सब्जियां देखकर लोग भी सरप्राइज्ड और एक्साइटेड हो गए। हरी भरी सब्जियों की बात तो छोड़ो, इतने सालों में उन्होंने इतना वाइब्रेंट हरा रंग भी नहीं देखा था। यूनिट 1 में गार्ड करने वालों ने उदय को पहचान लिया और जानते थे कि वो आभा से मिलने जा रहा है, तो उन्होंने उसे नहीं रोका, बल्कि उनके हाथ में सब्जियों को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो बार बार बोल रहा था, हो गया, हो गया। क्या उसका मतलब सब्जियां उगाने में सक्सेस होना है? पता नहीं। अगर ये सच है तो क्या हम फ्यूचर में सब्जियां खा पाएंगे? हो सकता है। अगर हमारे पास मीट है और अब सब्जियां भी, तो क्या हमारी लाइफ धीरे धीरे पहले जैसी हो जाएगी? मुझे लगता है ये पॉसिबल है। आभा के साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उदय 20वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आभा को चिल्लाकर बुलाने लगा। आभा के लिए उसकी आवाज सुनना मुश्किल नहीं था। आभा, मैंने कर दिखाया। 10 दिन में सब्जियों की एक फसल उगा दी। ये पिछली बार से 5 दिन तेज है। उदय ने एक्साइटेड होकर इशारे करते हुए अपनी अचीवमेंट बताई। अगर हम कम्युनिटी की एक तिहाई खाली जगह पर सब्जियां उगाएं, तो हम पूरी कम्युनिटी को ढेर सारी सब्जियां सप्लाई कर सकते हैं। शायद कुछ ट्रेड भी कर सकें। और खाना, अगर सब्जियां उगा सकते हैं तो क्या अनाज भी ऐसे उगाया जा सकता है? मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अब इस दिशा में काम करूंगा। शायद ये भी सक्सेस हो। चैप्टर 187। उदय ने अपने आइडियाज को फुल एनर्जी के साथ बयां किया और आभा चुपचाप सुनती रही। जब वो रुका तो आभा ने सिर हिलाया और बोली, तुम्हारा आइडिया टॉप क्लास है, मैं फुल सपोर्ट करूंगी। लेकिन तुम्हारे पास इतने वेजिटेबल सीड्स हैं क्या? उदय एकदम स्टन हो गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी क्राउन डेजी की गड्डी को देखा और चेहरे की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वो सीड सेव करना भूल गया था। वो तो बस आभा के सामने क्रेडिट लेने की जल्दी में था। उसके पास जो छोटा सा क्राउन डेजी सीड्स का पैकेट था, उसने सारे उगा दिए और फिर सारी फसल काट डाली। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आभा को अंदाजा हो गया कि शायद उसके हाथ में जो है वही इकलौता क्राउन डेजी है। तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं। तुमने पानी में सब्जियां उगाई हैं, तो शायद इनके रूट्स फिर से ग्रो कर सकते हैं और एक और फसल उगना इम्पॉसिबल नहीं है। उदय की एक खासियत थी, वो बीती बातों पर ज्यादा टेंशन नहीं लेता था। जो हो गया सो हो गया। अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे बस उम्मीद थी कि जैसा आभा ने कहा, रूट से फिर से फसल उगाए। मेरे पास सीड्स लिमिटेड हैं। भले ही इन सब्जियों के रूट से बार बार फसल उग जाए, फिर भी कम्युनिटी के लोगों की डेली खपत के लिए काफी नहीं होगा। तो तुम्हें वेजिटेबल सीड्स ढूंढने होंगे। आभा ने हल्का सा तंज कसा और उदय को देखा। कौन था जिसने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी हाईटेक क्लॉथ निकालकर पानी फिल्टर कर दूं, तो उगाई गई सब्जियां कम्युनिटी के सारे लोगों को ताजी सब्जियां खाने के लिए काफी होंगी? तो तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे थे। उदय ने भी अपना साइड डिफेंड किया। इसे बेवकूफ बनाना कैसे कह सकते हो? अभी जो सब्जियां उगाई हैं, वो कम्युनिटी के सारे लोगों को कम से कम एक बार टेस्ट तो करवा सकती हैं। आखिरी लाइन में उसका कॉन्फिडेंस साफ कम था। मेरी अकेले की कैपेसिटी लिमिटेड है। इतने कम वेजिटेबल सीड्स प्रिजर्व करना भी मेरे लिए बड़ी बात है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह पावर होती तो मैं उस वेयरहाउस में स्टोर सारे वेजिटेबल सीड्स ले आता। अगर उगा नहीं सकते तो कम से कम पेट तो भर सकते थे ना? आभा ने उसकी पुरानी बातों को दिल से नहीं लिया। तो तुम्हें पता है कहाँ स्टोर वेजिटेबल सीड्स मिल सकते हैं? उदय ने अपने उलझे बालों को खरोचा और हकलाते हुए बोला, पता तो है, लेकिन मुझे नहीं पता वो पानी में डूब गए हैं या नहीं। आभा को सचमुच उसका दिमाग खोलकर देखने का मन हुआ कि अंदर है क्या। कहीं आभा ये न समझ ले कि वो जानबूझकर इन्फॉर्मेशन छिपा रहा है। उदय ने सफाई दी, मैं सचमुच भूल गया था, जानबूझकर छिपाया नहीं। अब आभा क्या कहती? कहाँ है वो जगह? उदय ने उसे एक लोकेशन बताई। आभा ने उदय के हाथ से क्राउन डेजी ली और पूछा, तुम्हें यकीन है ये सब्जी खाने लायक है? उदय को जैसे ही लगा कि आभा उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रही है, उसने तुरंत 2 टहनियां छीनी, चबाई और निगल ली। तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा सकती हो, लेकिन मेरी काबिलियत पर नहीं। उदय ने सब्जियां आभा को दी और चलता बना। अपनी अचीवमेंट दिखाना और कैजुअली एक और रिक्वेस्ट करना, उसका इस ट्रिप का मकसद पूरा हो गया। आभा ने हाथ में सब्जियों की बड़ी सी गड्डी देखी और सबसे पहले भेड़ों और खरगोशों को 2-2 टहनियां खिलाईं।
ऐसा नहीं था कि उसे उदय के कैरेक्टर पर भरोसा नहीं था, बल्कि एनवायरनमेंट में वायरस फैले हुए थे और उसे डर था कि कहीं सब्जियां गलती से इन्फेक्टेड न हो। वो बेवकूफ उदय पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। कटारा रेजिडेंशियल एरिया के लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि उदय ने सब्जियां उगाने में सक्सेस पा लिया है। सबके एक्साइटमेंट के बीच नवीन फिर से आ धमका। इस बार वो ढेर सारे लोगों को नहीं लाया, बस 2 आदमियों के साथ था। कुछ चीजें बार बार करने से आसान हो जाती हैं। नवीन ने हर पेट्रोलमैन को एक एक पैक सिगरेट दी। भाई प्लीज अंदर जाकर आभा को बता दो कि मेरे पास उसके लिए कुछ बहुत जरूरी है। कई मर्दों को सिगरेट का शौक होता है। बस एपोकैलिप्स के बाद लोग पेट भरने की जुगत में थे, तो सिगरेट की फुर्सत किसे थी। नवीन काफी दरियादिल था, एक बार में ही हर किसी को एक एक पैक दे रहा था। पेट्रोल टीम के कुछ लोग पहले मना करना चाहते थे, लेकिन केशव को एक पैक लेते देख बाकियों ने भी ले लिया। सिगरेट दी गई, दूसरी साइड ने ले भी ली, लेकिन केशव टस से मस नहीं हुआ। लग रहा था कि वो मैसेज पास करने वाला नहीं था। बाकी सब जानते थे कि केशव आभा का राइट हैंड है, तो सब उसकी हरकतें देख रहे थे। उसने सिगरेट ली तो बाकियों ने भी ली। वो नहीं हिला तो बाकी भी नहीं हिले। नवीन के चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई। भाई प्लीज मेरे लिए आभा को मैसेज पास कर दो। इस बार उसका लहजा पहले से काफी ठंडा था, फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। केशव ने सिगरेट सुलगाई और धीरे धीरे बोला, पिछली बार हमारी आभा ने क्लियर बोल दिया था कि कोई इर्रेलेवेंट पर्सन आए तो उसे भगा दो। अगर ये सिगरेट्स न होती तो तुम्हें कब का भगा दिया गया होता। तुम अभी यहाँ खड़े कैसे हो पाते। तो जो 2 कार्टन सिगरेट्स उसने बांटे वो बस उसे यहाँ खड़े रहने का हक दिला पाए। उसने ये भी देख लिया कि ये सारे लोग केशव के इशारे पर चलते हैं। तो नवीन ने अपने गुस्से को दबाया और केशव को एक और पैक सिगरेट दी। फिर सब्र से बोला, भाई ये मसला तुम्हारी आभा के फैमिली अफेयर से रिलेटेड है। अगर ये लेट हो गया और बाद में वो तुम्हें ब्लेम करे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ना। बस उसे बता दो कि मुझे उसकी सगी माँ की चीजें मिली हैं। केशव ने नवीन को एक नजर देखा और बोला, वेट करो। ये वेट आधा घंटा और चला। हालांकि टेम्परेचर अब कम नहीं था, ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बोट पर बैठकर इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर नवीन ने इतना इन्वेस्ट किया था और बस चाहता था कि ये काम जल्दी निपट जाए। आभा का क्या एटीट्यूड है, कम से कम एक जवाब तो मिले। लेकिन उन्हें बस यूं ही वेट करवाया जा रहा था। क्या उसका टाइम वैल्यूएबल नहीं था। जब नवीन का सब्र जवाब देने वाला था और वो जाने ही वाला था, तब जाकर आभा देर से पहुंची। तुम्हारे पास मेरी माँ की चीजें हैं, आभा ने डायरेक्ट पूछा, बिना किसी लागलपेट के। नवीन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में गलती से मिली। वो पहले थोड़ा नखरा करना चाहता था, लेकिन आभा का गुस्सैल नेचर सोचकर उसने खुद को रोक लिया। बोलते हुए नवीन ने जेब से फोटो निकाला और उसे दे दिया। आभा ने फोटो पर एक नजर डाली और नवीन से बोली, हम 2 बार डील कर चुके हैं और हम जानते हैं कि हम कैसे लोग हैं। मुझे पता है तुम क्या प्लान कर रहे हो। अगर तुम बिजनेस की बात करने आए हो तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ, लेकिन अगर फ्रेंडशिप या कोऑपरेशन की बात है तो भूल जाओ। नवीन को पता था कि ये औरत आभा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। नवीन ने स्माइल की और बोला, हाँ मेरी गलती थी, मैंने डील को कोऑपरेशन बोल दिया। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। मेरा एक आदमी गायब हो गया है और मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे यहाँ भाग आया है या नहीं। मेरे पास लोग अक्सर शेल्टर मांगने आते हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि आने वाले लोग कौन हैं। अगर वो यहाँ है तो तुम उसे रिडीम करने का प्लान कर रहे हो। नवीन ने सिर हिलाया। नहीं, वो आदमी दिमाग से खुराफाती है। उसने मेरी चीजें चुराई और भाग गया। अगर वो यहाँ है तो मैं तुमसे एक गोली खरीदना चाहता हूँ उसे मारने के लिए। ऐसा है, आभा ने परेशान होने का नाटक किया और बोली, जो भी मेरे कटारा रेजिडेंशियल एरिया में आता है वो मेरा आदमी है। तुम मेरे आदमी की जान खरीदना चाहते हो तो वो सचमुच यहाँ है। आभा बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस मान रही हूँ कि वो है। अगर वो सचमुच एक दिन मेरे हाथ में आ गया तो ऐसे शख्स को कुछ हथियारों के बदले ट्रेड करना वर्थवाइल होगा। चैप्टर 188। आभा ने भले ही ये नहीं माना कि अमर उसके पास है, लेकिन नवीन को लग रहा था कि जब वो इस बारे में बात करने को इतनी एक्साइटेड है तो 99% चांस है कि अमर उसके कब्जे में है। तुम्हें हथियार चाहिए? वो धोखेबाज कमीना, अगर मैं उसे ठिकाने लगा दूं तो ये तुम्हारे लिए बड़ा वाला फेवर होगा। इसके लिए ढेर सारा रिवॉर्ड तो बनता है ना। एक पल में वो कहती है कि फेवर वेवर की बात नहीं, सिर्फ डील। अगले ही पल बोलती है कि अमर को हटाना नवीन के लिए बड़ा फेवर है। टोटल मिलाकर वो हमेशा ऊपर रहती है, जो उसके फायदे में हो वही बोलती है।
उसकी ये बेशर्मी सचमुच उसकी माँ से बिल्कुल अलग थी। नवीन ने मन में सोचा। तुम क्या चाहती हो? नवीन ने पूछा। 70 राइफल्स, 300 राउंड गोला बारूद। ये तो सीधे सीधे लूट है। नवीन का एक साथी बीच में कूद पड़ा। आभा ने आईब्रो चढ़ाई। अगर मैं सचमुच लूट रही होती तो तुम लोग अभी तक जिंदा नहीं होते। तुम। नवीन ने अपने साथी को आंखों से घूरकर चुप कराया। मैं ज्यादा से ज्यादा 30 राइफल्स और 150 राउंड दे सकता हूं। आभा ने सिर हिलाया। तो फिर बात खत्म। वैसे भी वो अमर मेरे पास तो है नहीं। जब वो सचमुच यहां आएगा तब बात करेंगे। कुछ भी फाइनल नहीं है। डील है तो थोड़ा लेन देन, बातचीत तो बनती है। आभा जाने को थी कि नवीन का साथी फिर बोल पड़ा। रुको, तुमने हमारी भेजी फोटोज ली। तुम्हारी डील वाली थ्योरी के हिसाब से इसके लिए भी तो कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। आभा ने फोटोज दिखाईं। वापस चाहिए? तुम कितनी बेशर्म औरत हो। बस इतना बोला था कि चिंगारी सी चमकी। उसके पैरों के नीचे नाव की लकड़ी में छेद हो गया। गोली केशव ने चलाई थी। अपनी औकात में रहकर उलझो। नवीन को सचमुच आभा के साथ ये दिमागी खेल खेलने का मन नहीं था। आभा और उसके लोग इतने घमंडी, इतने इरिटेटिंग थे। वो बार बार पीछे हट रहा था और वो लोग बार बार दबाव डाल रहे थे, लगभग उस पर रौंद डालने की हद तक। बॉस, जल्दी देखो, ये क्या है? अचानक एक और साथी 2 कदम पीछे हट गया, कांपते हुए बोला। जहां केशव की गोली ने छेद किया था वहां से गंदला पानी रिस रहा था और उसमें से एक हाथ ऊपर आ रहा था। छेद बड़ा नहीं था, इसलिए वो हाथ सीधे ऊपर नहीं आ पा रहा था, बल्कि धीरे धीरे लकड़ी के किनारों को खुरचते हुए ऊपर बढ़ रहा था। नवीन और उसके साथियों ने अब तक ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर जिंदगी काटी थी। उस सूखे, पतले, लंबे नाखूनों वाले हाथ को वो अच्छे से पहचानते थे। ये ज़ॉम्बी का हाथ था। नवीन और उसके दोनों साथी बुरी तरह घबरा गए। दोनों साथियों ने फटाफट अपनी बंदूकें निकाली और उस हाथ पर कई गोलियां दाग दीं। जल्दी ही पहले वाले छेद के आसपास कई और छेद बन गए। गंदला पानी खून के साथ उफनने लगा। जल्दी, नाव पीछे करो। दोनों साथी पागलों की तरह नाव को पीछे खींचने लगे, लेकिन नाव टस से मस नहीं हुई। लग रहा था जैसे नाव को कोई जकड़ रहा हो। बॉस, ये हिल नहीं रही। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी, ज़ॉम्बीज़ ने नीचे से नाव को पकड़ रखा था। नवीन ने आभा की तरफ देखा। मिस आभा, हमें बचा लो। इंसान बचाने का भी पेमेंट चाहिए। ठीक है, जो मेरे पास है वो सब तुम्हें दे दूंगा। जिंदगी मौत के पल में नवीन ने बिना सोचे हामी भर दी। आभा ने अपनी बंदूक तानी और नवीन की नाव के नीचे ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। 2 ज़ॉम्बीज़, जो पहले नाव के नीचे छिपे थे, तड़पने लगे, जिससे नवीन की नाव इधर-उधर डगमगाने लगी। उसका एक साथी संतुलन खोकर पानी में जा गिरा। नवीन और दूसरा साथी नाव के किनारे को कसकर पकड़कर खुद को पानी में गिरने से बचा रहे थे। नवीन डरा हुआ था, लेकिन वो चीखने चिल्लाने की हद तक पैनिक नहीं हुआ। जो साथी नाव पर उसके साथ था, उसकी मानसिक ताकत उतनी नहीं थी। वो डर से सफेद पड़ गया, चीख चीख कर मदद मांग रहा था। जो पानी में गिरा था, उसकी हालत और खराब थी। भले ही उसे तैरना आता था, लेकिन म्यूटेटेड, इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ का वो मुकाबला नहीं कर सकता था। पानी में गिरते ही वो आभा की दिशा में तैरने लगा। आभा ने भी उसके आसपास कई गोलियां चलाईं, ताकि ज़ॉम्बीज़ पास न आएं। लेकिन आभा के पास तो एक्सरे विजन नहीं था, ना ही प्रशांत की तरह पानी के नीचे ज़ॉम्बीज़ की लोकेशन सेंस करने की काबिलियत थी। वो बस अंदाजे से गोलियां चला रही थी। बिना हेडशॉट के पानी के नीचे के ज़ॉम्बीज़ को किसी को नुकसान पहुंचाने का मौका मिल सकता था। पानी में गिरा हुआ शख्स मुश्किल से 3 मीटर तैरा होगा कि अचानक एक ज़ॉम्बी ने उसे नीचे खींच लिया। आभा ने आंखें सिकोड़ी, 2 सेकंड हिचकिचाई,
फिर उस शख्स के नीचे पानी में 2 गोलियां दाग दी। उसे ज़ॉम्बी की सटीक लोकेशन नहीं दिख रही थी और अंधाधुंध फायरिंग से वो शख्स भी लग सकता था, लेकिन वो ये भी नहीं देख सकती थी कि ज़ॉम्बी उसे पानी में खींच ले जाए। 2 गोलियों के बाद पानी के नीचे का ज़ॉम्बी उसे खींचना बंद कर चुका था। बचने के बाद वो शख्स जल्दी से आभा की तरफ तैरने लगा। पानी में उस शख्स की वजह से दोनों ज़ॉम्बीज ने कुछ देर के लिए नवीन की नाव पर हमला रोक दिया। मौका पाकर नवीन और उसका बचा हुआ साथी अपनी छेद वाली नाव को आभा की तरफ खींचने लगे। नाव में पानी भर रहा था और उनकी पूरी ताकत के बावजूद नाव मुश्किल से हिल रही थी। केशव, जाओ, इनसे मिलो। सावधान रहना। केशव ने सिर हिलाया, कुछ लोगों को साथ लिया और कम्युनिटी से एक नाव निकालकर बाहर चला गया। जैसे ही केशव ने नवीन और उसके साथी को अपनी नाव पर खींचा, उनकी छोटी नाव के नीचे से छेद हो गया। 2 लंबे नाखूनों वाले ज़ॉम्बी हाथ डरावने लग रहे थे। उनके नाखूनों में अभी भी मांस के टुकड़े चिपके थे। वो तो बस बाल बाल बचे। 1 सेकंड और देर होती और वो उस टूटी नाव पर मर चुके होते। मुझे बचाओ, रुको। पानी में गिरा हुआ शख्स भी तब तक तैर कर आ गया। केशव रुका, उसे भी नाव पर खींचने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने नाव का किनारा पकड़ा, केशव ने देखा कि उसके नाखून कम से कम 3 सेंटीमीटर लंबे हो चुके थे। फिर जब वो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि उसकी एक टांग जांग से नीचे गायब थी, सिर्फ खून बहता हुआ खाली हिस्सा बचा था। केशव और उसके ग्रुप को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नवीन ने पहले ही गोली चला दी अपने साथी के सिर में। वो ज़ॉम्बी से कट चुका था, उसकी टांग गायब थी और उसके हाथों में लंबे नाखून उगाए थे। साफ था कि वो ज़ॉम्बी बन रहा था, बस उसे खुद इसका एहसास नहीं था। वो शख्स गिरा, हैरानी से नवीन को देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा था कि नवीन ने उसे क्यों मार दिया। बॉस, ये पहले की ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन से अलग क्यों लग रहा है? अमित को नहीं पता था कि उसकी टांग ज़ॉम्बी ने काट दी और वो हमें अभी भी पहचान रहा था। नवीन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल, जो भी ज़ॉम्बी बन रहा हो, उसे जिंदा नहीं रखा जा सकता, भले ही अभी उसमें कॉन्शसनेस बाकी हो। पता नहीं, शायद ज़ॉम्बी वायरस अभी उसके दिमाग तक नहीं पहुंचा, बस उसकी टांगों की नर्व्स को पैरालाइज कर दिया। केशव और उसका ग्रुप बचे हुए लोगों को लेकर तुरंत वापस लौट गया। पानी के नीचे के ज़ॉम्बीज ने उनका पीछा नहीं किया और पानी की सतह जल्दी ही शांत हो गई। सिर्फ नवीन के मारे हुए साथी की लाश तैरती रह गई। चैप्टर 189। जिंदगी और मौत की जंग से अभी अभी निकलकर नवीन की पीठ पसीने से तरबतर थी। वो आभा की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए बोला, थैंक्स, तुमने अभी मेरी जान बचाई। फ्री में तो नहीं बचाई, आभा ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। हाँ, पता है, लेकिन जान बचाने का फेवर तो थैंक्स डिजर्व करता है। नवीन की आवाज में अब ढेर सारी सच्चाई थी। पहले अगर वो संजीव के उकसावे में आकर आभा से कुछ फायदा उठाना चाहता था, तो अब वो सचमुच आभा के साथ रिश्ता ठीक करना चाहता था, ताकि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें। ज़ॉम्बीज का इवोल्यूशन तो बस और खतरनाक होता जा रहा था। जब तक वो उस ऑफिस बिल्डिंग में छिपकर हमेशा के लिए ना रह जाए, बाहर निकलते ही अटैक होने और पानी में खींचे जाने का रिस्क था। जो नाव वो अभी चला रहा था, वो तो ज़ॉम्बीज के हमले का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। उनके कंपाउंड में खड़ी वो यॉट जैसी चीज, अब वो बात थी। आभा, मेरा मतलब मिस आभा, एक और फेवर चाहिए। टेंशन मत लो, पेमेंट में तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, नवीन ने कहा। आभा ने अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या चाहता है। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं, ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि मेरी डिमांड ज्यादा है और बार्गेनिंग शुरू कर दो। मैं कोई लॉस नहीं उठाने वाली। ठीक है, अपनी शर्तें बता, नवीन ने कहा। तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जान, 2 नाव भर अनाज, 2 नाव भर हथियार और गोला बारूद।
नाव वैसी ही जैसी तुम लेकर आए थे, लगता है तुम्हारे पास उससे ज्यादा भी होंगी। और तुम्हें सेफली वापस ले जाने के लिए 200 लीटर पेट्रोल और चाहिए। पेट्रोल? नवीन ने आईब्रो चढ़ाकर आभा को देखा। मेरे पास पेट्रोल नहीं है। तो ढूंढ लो। यही मेरी शर्त है। मान लो तो अभी तुम्हें वापस भिजवाती हूँ। नहीं माने तो खुद तैरकर वापस जाओ। ओह, और अगर मेरी नाव खरीदना चाहते हो तो वो 500 किलो मछली में मिलेगी। नवीन तो पहले ही आभा की बेरहम डीलिंग देख चुका था। वो मन ही मन लुटने को तैयार था। ये चीजें भले ही दिल दुखाने वाली थी, लेकिन अपनी जान की कीमत के सामने कुछ भी नहीं थी। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन पेट्रोल ढूंढना पड़ेगा, वो तुरंत नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, डिलीवरी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे सकती हूँ, आभा ने कहा। नवीन ने सोचा और सिर हिलाकर हामी भर दी। डील। नवीन ने अनाज और गोला बारूद पर बार्गेनिंग नहीं की, मतलब उसके पास इतना स्टॉक तो था ही। सेफ्टी और सामान ढोने के लिए वेदांत ने यॉट निकाल लिया। पिछली बार वापस आने के बाद वेदांत ने प्रतीक और राकेश को यॉट चलाना सिखाना शुरू कर दिया था। वेदांत का सिखाने का तरीका सख्त लेकिन तेज था। दिन में 5-6 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कुछ ही दिनों में दोनों यॉट को कंपाउंड में इधर-उधर घुमा पा रहे थे। आभा, मैं भी चलता हूँ। यॉट मैं ड्राइव करूंगा। राकेश यूनिट 2 से भागते हुए आया, हाथ में एक कागज पकड़े हुए जिस पर उसने वेदांत की ट्रेनिंग के दौरान नोट्स लिए थे। चलो ठीक है, आभा ने फटाफट हामी भर दी। वेदांत आभा के साथ रहा। राकेश ने यॉट का स्टीयरिंग संभाला और कंपाउंड के कुछ और लोग भी साथ थे। केशव ने जब नवीन को अंदर लाया तो वो गेट पर आभा और बाकियों का इंतजार कर रहा था जो यॉट निकालने गए थे। पहले उसने गेट से बस यॉट का एक कोना देखा था। जब पूरी यॉट बाहर आई तो उसे एहसास हुआ कि ये तो उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ी थी। कुछ ज़ॉम्बीज़ क्या, पूरी गैंग भी नाव के नीचे ड्रिल कर ले तो भी इसे पलट नहीं सकती। नवीन की आंखों में जलन सी चमक रही थी। उसका एक साथी तो बोल ही पड़ा, आभा के पास तो ढेर सारा कूल स्टफ है। पास में कटारा कंपाउंड का एक गश्ती बंदा बोला, हाँ, और तुम बस देख ही सकते हो। वो साथी शर्मिंदगी में चुप हो गया। सचमुच, और कर भी क्या सकता था। चोरी करने की हिम्मत तो थी नहीं। मेरा सजेशन है, कोई गलत इरादा मत रखना, वरना तुम्हारी हालत उस साथी से भी बदतर होगी जो अभी मरा, गश्ती ने चेतावनी दी। नवीन ने बनावटी स्माइल दी, उसकी आवाज नरम थी। अरे, ऐसा कैसे? आभा ने मेरी जान बचाई है। मैं तो बस थैंक्स फील कर रहा हूँ, गलत इरादा कैसे रखूंगा। ऐसा ही बेहतर है, गश्ती ने जवाब दिया। राकेश की स्किल्स ठीक थी। उसने यॉट को कटारा कंपाउंड से स्मूथली निकाल लिया। नवीन उन्हें उस ऑफिस बिल्डिंग तक ले गया जहां वो रहता था। आभा ने उस बिल्डिंग को देखा और बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया जब माँ पहली बार उसे अपने वर्कप्लेस ले गई थी। कई लोगों ने कहा था कि वो अपनी माँ जितनी ही क्यूट है। बाद में जब मोम डैड का डिवोर्स हो गया, वो अपने डैड यशवर्धन के साथ चली गई थी और माँ के वर्कप्लेस दोबारा कभी नहीं आई। उस वक्त वो कितनी नादान थी, यशवर्धन की बातों पर यकीन करके सोचती थी कि माँ को डिस्टर्ब न करना उनके लिए अच्छा है। असल में वो उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही थी। पहुंच गए, नवीन की आवाज ने आभा को यादों से बाहर खींचा। जब वो छोटी थी और माँ के वर्कप्लेस आई थी, तब शायद नवीन ने यहाँ काम शुरू भी नहीं किया था। इसलिए उसे नवीन की कोई याद नहीं थी। नवीन के साथी जब उसे यॉट से उतरते देखा तो पहले तो सोचा कि उसने बाहर जाकर यॉट स्कोर कर लिया। खुशी में बाहर आए, लेकिन आभा और वेदांत को देखते ही चौकन्ने हो गए। कई लोगों को पता था कि पिछली बार जब नवीन आभा को मछली देने गया था तो उसने उसे अपमानित किया था। तो इस बार आभा को देखकर किसी का चेहरा खुश नहीं था। सब खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? जाओ, चाय बनाओ,
मेहमानों का स्वागत करो, नवीन ने हुक्म दिया। बॉस, ये औरत, नवीन ने एक घूरा और बोलने वाला तुरंत चुप। नवीन अपने लोगों को मैनेज करने में माहिर था। बस एक नजर और सब उसका इशारा समझ गए, मिस आभा मेरी जान बचाने वाली हैं। कोई भी उनके साथ बदतमीजी करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीन ने आभा और बाकियों के सामने अपने लोगों को चेतावनी दी। उसके साथी और कुछ नहीं बोल पाए और अपने अपने काम में लग गए। नवीन ने आभा और बाकियों को ऊपर बुलाया। आभा और वेदांत बिना हिचके ऊपर चले गए। आकाश को थोड़ा टेंशन हुआ। उसने राकेश से धीरे से कहा, आभा और बाकी लोग वहां जाकर खतरे में तो नहीं पड़ेंगे? राकेश ने ऑफिस बिल्डिंग और आसपास गश्त कर रहे गार्ड्स को देखा और बोला, अगर नवीन सचमुच कोई गड़बड़ करने की सोचेगा तो वो खुद अपनी कब्र खोद रहा होगा। आभा और वेदांत नवीन के साथ उसके रूम तक गए। उसका बाहरी कमरा बिना किसी बदलाव के था, मेहमानों के लिए एकदम परफेक्ट। उनके बैठते ही नवीन का एक साथी चाय और 3 कप लेकर आया। नवीन ने खुद आभा और वेदांत के लिए चाय डाली। हमारे यहाँ का माहौल तुम्हारे जितना शानदार नहीं है, लेकिन ये पानी फिल्टर किया हुआ ग्राउंड वाटर है, बिंदास पी सकते हो। कहने के बाद उसने अपने लिए भी एक कप डाला और उनके सामने ही एक घूंट लिया, ये दिखाने के लिए कि चाय सेफ है। चाय छोड़ो, अनाज और गोला बारूद की बात करते हैं, आभा ने कहा। नवीन ने कप नीचे रखा और बोला, टेंशन मत लो, मैं डील से मुकरने वाला नहीं, लेकिन मेरे पास अभी इतना स्टॉक नहीं है, ढूंढने में टाइम लगेगा। तुमने मुझे वापस भेजने से पहले नहीं कहा कि अनाज और गोला बारूद कम पड़ रहे हैं। आभा की आवाज में ठंडक थी। कहीं तुम छुपाकर तो नहीं रख रहे, मुझे यॉट पर लाने के लिए धोखा तो नहीं दे रहे? नवीन ने जल्दी से हाथ हिलाए, नहीं, धोखा नहीं दे रहा। जो अनाज और गोला बारूद तुमने मांगा वो मैं दूंगा, लेकिन इतना सामान मैं यहाँ नहीं रखता। चैप्टर 190। तो तुम्हारा मतलब क्या है? आभा ने पूछा। नवीन बोला, मैंने अपने लोगों को सामान लाने भेज दिया है, लेकिन अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगी। आज यॉट लेकर आई थी, खाली हाथ वापस जाने का तो सवाल ही नहीं था। नवीन ने आभा और वेदांत के साथ बाहर वाले कमरे में बैठकर गपशप शुरू की। पास के स्टोर रूम में किरण और रोशनी ने भी हलचल सुनी। रोशनी ने किरण से पूछा, दी, बाहर जो औरत बोल रही थी वो वही आभा है ना, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे? किरण ने पिछले 2 दिनों में लगातार अपमान सहने का कोई फायदा तो नहीं उठाया था, लेकिन कम से कम ये तो पता चला कि वो और उसकी बहन इस हालत में क्यों पहुंची। किरण ने सूखे होंठ चाटे और बोली, उनकी आवाज से तो यही लगता है। सुना है ये आभा बहुत पावरफुल है, वो पूरे कम्युनिटी को लीड करती है और ढेर सारे लोगों को लिया है जिन्हें ज़ॉम्बीज़ ने खदेड़ा था। तो क्या वो अच्छी इंसान है? किरण ने ठंडी हंसी हंसी इस एपोकैलिप्स में अच्छे लोग कहा। भले ही वो और रोशनी ट्विन सिस्टर्स थी, लेकिन क्योंकि किरण कुछ सेकंड पहले पैदा हुई थी, वो बड़ी बहन बन गई। बचपन से ही वो रोशनी से ज्यादा समझदार थी, उसका और घर का ख्याल रखती थी। अगर वो अच्छी होती तो नवीन जैसे इंसान के साथ डील क्यों करती? किरण ने कहा। रोशनी, अब बड़ा होने का टाइम है। अगर मैं किसी दिन ना रहूं तो तुम इस तरह अकेले कैसे सरवाइव करोगी? रोशनी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। दी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? चाहे जिंदगी हो या मौत, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। किरण ने उदास स्माइल दी, अपनी बहन को देखते हुए बोली, रोशनी, तुम्हें यहाँ से निकलना है। दोनों बहनों को उनके भाई अमर ने धोखे से यहाँ लाया था। उसने झूठ बोला था कि वो उन्हें सप्लाई ढूंढने ले जा रहा है और फिर उन्हें नवीन के पास छोड़ दिया। उसने कहा था कि मम्मी पापा ने ऐसा करने को कहा क्योंकि घर में खाना खत्म हो चुका था। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें बाहर जाकर जिंदगी का रास्ता ढूंढने को कहा। उस वक्त वो छोटी थी, कुछ समझ नहीं था, तो भाई की बात मान ली। उसने कहा कि वो नवीन की औरतें बन जाएं, ताकि तीनों भाई बहन नवीन की प्रोटेक्शन में अच्छे से जी सकें। जिंदगी के लिए उन्होंने हामी भर दी। बाद में किरण ने गलती से नवीन को बात करते सुना कि तीनों भाई बहनों को इसलिए लिया गया क्योंकि अमर का लॉयल्टी का तोहफा बड़ा था, अनाज और 2 जवान बहनें, कोई भी मर्द ललचा सकता था। जब किरण ने बाद में अपने भाई से सवाल किया तो उसने सब कबूल लिया। उसके पहले के सारे बहाने झूठ थे। तब से किरण और रोशनी ने अपने भाई अमर से दूरी बना ली। गलियारे में कभी कभार मिलते तो भी किरण उसे इग्नोर करती। पहले रोशनी को समझ नहीं आया कि दी उसे भाई से दूर क्यों रख रही थी। फिर एक बार उसने नवीन के साथियों को अमर से बात करते सुना और समझ गई कि वो और उसकी दी नवीन के लिए अमर के गिफ्ट थे।
यहाँ 2 साल से ज्यादा रहने के बाद अचानक रोशनी से पूछा गया कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहती है। रोशनी थोड़ा कंफ्यूज थी। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब सचमुच निकलना चाहती थी, लेकिन लोग एक बार किसी माहौल में ढल जाते हैं तो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। भले ही वो माहौल एक जेल ही क्यों न हो, वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। रोशनी अभी यही फील कर रही थी। वो आसानी से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उसे डर लग रहा था। उसकी खामोशी ने किरण को जवाब दे दिया। किरण ने आह भरी। रोशनी, कोई भी जिंदगी भर भरोसे लायक नहीं होता। नवीन को देखो, जब मन करता है हम पर गुस्सा निकालता है, हमें मारता है। ये लोग जानवर हैं। इनकी नजरों में हम इंसान नहीं, बस उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान है। जिस दिन इनका मूड खराब होगा ये हमें मार डालेंगे। रोशनी ने अपनी दी किरण को गले लगाया। किरण के कपड़े तो कब के फट चुके थे। दोनों बहनें एक जोड़ी कपड़े शेयर करती थी। शुक्र था कि अभी ठंड नहीं थी, वरना वो यहाँ जमकर मर चुकी होती। दी, फिर अगर हम भाग गए तो कहाँ जाएंगे? बाहर तो सब पानी ही पानी है। नाव के बिना तो 1 इंच भी हिल नहीं सकते। और ज़ॉम्बीज? अगर बाहर ज़ॉम्बीज ने हमें काट लिया तो? ज़ॉम्बीज से कटना इन जानवरों के टॉर्चर से बेहतर है। रोशनी ने अपनी जैकेट खींची जिसमें किरण लिपटी थी। जैकेट इतनी बड़ी नहीं थी कि किरण के शरीर पर पड़े सारे निशान और चोटें ढक सके। ये चोटें रोशनी को सहनी चाहिए थी। दी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुम बोलो, हम क्या करें? किरण ने रोशनी को पास आने का इशारा किया, फिर झुककर उसके कान में अपनी प्लानिंग फुसफुसाई। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जॉब शुरू की थी, तब मुझे ऑफिस के लोग और चीजें बिल्कुल अनजान लगती थी। पहला स्पीच जो मैंने अपने लीडर के लिए लिखा था, उसमें गलती हो गई थी। मैंने ठीक से चेक नहीं किया था तो कई टाइपो हो गए। लीडर का चेहरा तुरंत बदल गया। उस वक्त मेरा चेहरा इतना लाल था कि बस जमीन में गड़ जाना चाहती थी। तब तुम्हारी माँ ने मेरे लिए बोला कि ड्राफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग था और टाइपो का मतलब था कि वो कॉपी पेस्ट नहीं था। नवीन ने पुरानी बातें याद करते हुए शालिनी की तरफ सच्ची कृतज्ञता दिखाई। वो फोटो जो तुमने मुझे दी थी वो कहाँ से मिली? क्या मैं वो फाइल देख सकती हूँ जिसमें फोटो थी? फोटो अपने आप में कोई इश्यू नहीं थी, लेकिन आभा को यकीन नहीं था कि नवीन की बात की उसे पुरानी फाइल में बस यूं ही मिल गई थी। ऑफिस बिल्डिंग में ढेर सारी पुरानी फाइल्स तो होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 2 सालों में इतनी सर्दी थी कि लोग गर्मी के लिए आग जलाने के तमाम तरीके ढूंढ रहे थे। आभा को यकीन नहीं था कि वो फाइल्स अब तक बची होंगी, और नवीन को उसकी माँ की फोटो बस यूं ही मिल गई। बिल्कुल, वो ऊपर आर्काइव्स में है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आभा और वेदांत खड़े हुए और नवीन के पीछे चल दिए। जब वो स्टोर रूम के पास पहुंचे, अचानक अंदर से गालियां और हंसी की आवाजें आने लगी, पागलपन भरी, जैसे सामान्य लोग नहीं बोल रहे हों। गालियां साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी और को नहीं, आभा को गाली दे रहे थे, और ज्यादातर शब्द मर्दों की टोन में थे, मर्दों के नजरिए से गालियां। आभा और वेदांत के रिएक्ट करने से पहले ही नवीन का चेहरा स्याह पड़ गया। कोई है? उन 2 पागल औरतों को स्टोर रूम से बाहर खींचो। उसने सुना कि गाली देने वाली किरण थी, लेकिन दोनों बहनें एक यूनिट थी। पहले उसने सिर्फ रोशनी की प्रेगनेंसी को देखते हुए उन्हें लॉक किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस क्रिटिकल मोमेंट पर उसे इतना शर्मिंदा करेंगी। नहीं, सिर्फ शर्मिंदा नहीं। किरण की गालियां ऐसी थी जैसे वो खुद नवीन की तरफ से गाली दे रही हो। हालांकि उसने मन ही मन और प्राइवेट में आभा को ऐसी ही गालियां दी थी, लेकिन ये आभा से नजदीकी बढ़ाने का अहम वक्त था, और इस पागल औरत ने उसकी इमेज खराब कर दी। वहाँ कौन लॉक है? आभा ने बिना किसी इमोशन के पूछा। नवीन बोला, वो अमर की 2 बहनें हैं। जब अमर मेरा सामान चुराकर भाग गया तो मैंने इन्हें यहाँ टेम्परेरी लॉक किया था। कौन जानता था कि ये मुझसे बदला लेने की कोशिश करेंगी। बोलते बोलते नवीन का एक साथी वहां पहुंचा, चाबी निकाली और स्टोर रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक साये ने अचानक छलांग लगाई और आभा की तरफ झपटा। चैप्टर 191। किरण ने पागल औरत की तरह आभा पर झपट्टा मारा, उसका गला दबाने की कोशिश में। लेकिन इससे पहले कि वो आभा तक पहुंच पाती, वेदांत ने उसका गला पकड़ लिया। किरण ने सामने ठंडे हैंडसम चेहरे को देखा, पल भर के लिए सन्न रह गई। लेकिन बस एक पल के लिए, क्योंकि उसे अपने गले पर दबाव बढ़ता महसूस हुआ। उसने तो वाकई आभा को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची थी। क्या अब वो खुद पहले गला घुटने से मर जाएगी? रोशनी, जो किरण के पीछे पीछे भागी थी, ने देखा कि वेदांत उसकी दी का गला दबा रहा है। उसने तुरंत वेदांत का हाथ खींचने की कोशिश की। 16 साल की छोटी सी पतली दुबली रोशनी, जो कई दिनों से भूखी थी, वेदांत की लोहे जैसी पकड़ के सामने कुछ नहीं कर पाई। गुस्से और बेबसी में उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वो बस वेदांत को मारने लगी। छोड़ दो, मेरी दी को छोड़ दो। वेदांत का इरादा किरण को सचमुच गला घोंटकर मारने का नहीं था। उसने बस उसे जमीन पर फेंक दिया। वो बेवजह कत्ल नहीं करता था, खासकर औरतों का। लेकिन अगर कोई आभा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो नहीं, वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो औरत ही क्यों न हो।
किरण को मौत के करीब का एहसास कराना उसकी सजा थी। किरण के ऊपरी बदन पर रोशनी की जैकेट थी और नीचे सिर्फ रोशनी की ही शॉर्ट्स। जब वेदांत ने उसे जमीन पर फेंका तो उसकी जैकेट खुल गई, जिससे उसका चोटों से भरा शरीर दिखने लगा। आभा ने आईब्रो सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं बोली। रोशनी दौड़कर किरण को उठाने गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और रोशनी आभा के सामने घुटनों पर बैठ गई। सॉरी मिस आभा, मेरी दी ने जानबूझकर आपको गालियां नहीं दी। उसे बस बुली होने का गम सहन नहीं हुआ। उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है तो वो बस दूसरों की बातें दोहरा देती है। नवीन को गुस्सा आ गया। वो रोशनी को लात मारना चाहता था। उसने कदम भी बढ़ाया लेकिन रोशनी ने फट से अपना पेट पकड़ लिया और पीछे हट गई। मुझे पता है तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं खुद इसका कुछ कर लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये पहली बार था जब रोशनी ने नवीन से इस तरह बात की थी। उसका नेचर किरण से अलग था। वो थोड़ी डरपोक और कमजोर थी। पहली बार जब उसने नवीन के साथ सोना पड़ा था तब भी वो जोर से रो तक नहीं पाई थी, बगावत तो दूर की बात। नवीन को भी उम्मीद नहीं थी कि रोशनी उससे इस तरह बात करेगी, वो भी बच्चे के बारे में। अगर आभा वहां न होती बल्कि कोई और होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टीनेज लड़की उसके बच्चे की मां बन रही है। इस एपोकैलिप्स में नैतिकता और इथिक्स का तो बजा ही बच चुका था। अब किसी को लड़की की उम्र की परवाह थी। लेकिन अभी अभी उसने आभा का थोड़ा फेवर कमाया था और आभा भी एक लड़की थी। उसे नहीं पता था कि आभा का किरण और रोशनी की हालत को लेकर क्या रवैया होगा। नवीन ने चुपके से आभा की तरफ देखा और दुखी होकर बोला, मैंने तुम तीनों भाई बहनों के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। तुम्हारे भाई अमर ने मुझे धोखा दिया, मेरा सामान चुराया और भाग गया। तुम दोनों बहनों ने मिलकर मुझ पर कीचड़ उछाला। पहले मुझे शक था कि शायद तुमने अपने भाई को मेरा सामान चुराने में मदद की थी। अब लगता है मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट किया। रोशनी को नहीं पता था कि अमर ने नवीन का सामान चुराकर भाग लिया था। ना ही उसे पता था कि उन्होंने नवीन को कैसे नाराज किया कि उसने अचानक दोनों बहनों के साथ इतना बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। अब उसे आखिरकार समझ आया। उसने अनजाने में सिर हिलाया। नहीं, हमने उसकी चोरी में कोई मदद नहीं की। रोशनी का ध्यान नवीन ने अमर की चोरी की तरफ मोड़ दिया था। किरण मन ही मन घबरा रही थी लेकिन रोशनी को याद दिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने फिर से पागलपन का ड्रामा किया। आभा, कमीनी, जल्दी ही मैं तुम्हारा इलाका छीन लूंगी, तुम्हारा सामान लूट लूंगी और फिर तुम्हें बिस्तर पर ले जाऊंगी। अभी इतना घमंड मत करो। किरण ने वही बातें दोहराई जो उसने स्टोर रूम में कही थी। नवीन का गुस्सा फट पड़ा। वो दौड़कर उसे मारना चाहता था लेकिन आभा ने एक सेंटेंस में उसे रोक दिया। ये बातें तो जानी पहचानी लग रही हैं। बिल्कुल जानी पहचानी, क्योंकि आभा से दुश्मनी रखने वाला हर मर्द ने उसे ऐसी ही गालियां दी थी। लेकिन अब वो शायद मिट्टी में मिल चुके होंगे। आभा, मैंने सचमुच ऐसी बातें नहीं की। मैं मानता हूँ शायद मैं थोड़ा लंपट हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी मम्मी का सम्मान करता हूँ और उसी तरह तुम्हारा भी। नवीन ने अपनी पोजीशन क्लियर की। भले ही ये बातें थोड़ी बढ़ा कर थी लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं थी। अब नवीन की हिम्मत नहीं थी कि आभा के बारे में कोई गलत सोच रखे, सिर्फ उसकी माँ की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि आभा खुद इतनी पावरफुल थी। तो मुझे बड़ा क्यूरियस है, तुम्हारी छोटी बीवी ने ये बातें कहाँ से सुनी? छोटी बीवी? नवीन ऐसी औरत को बीवी कैसे बनाना चाहेगा? ऊपर से उसकी पहले से बीवी और बच्चे थे जो किरण और रोशनी जितने बड़े थे। लेकिन आभा ने ऐसा कहा और नवीन ने इस टाइटल को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। उसे ये बताना था कि ये बातें कहाँ से आईं। नवीन ने गुस्सा दबाया और किरण की तरफ बढ़ा। किरण ने देखा कि नवीन एक एक कदम उसकी ओर आ रहा है। उसने खुद को पीछे हटने से रोका, बल्कि वो आगे बढ़ी, नवीन की कमर पकड़ ली और नखरे वाली आवाज में बोली, नवीन, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आए। मैं फिर कभी तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। अब से बिस्तर पर जो तुम कहोगे वही करूंगी, ठीक है? प्लीज उन लोगों को मुझे तंग करने से रोक दो, ठीक है? मुझे वो पसंद नहीं, उनसे बहुत बदबू आती है। किरण ने अच्छा ड्रामा किया। अफसोस वो अभी भी छोटी थी। असली पागलपन या नकली? वो नवीन की तेज नजरों को धोखा नहीं दे पाई और आभा और वेदांत भी देख पाए कि वो पागलपन का नाटक कर रही थी। उसने गलत तरीका चुना था। उसे उन भद्दी अश्लील गालियों से आभा को गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी ताकि आभा का फायदा उठा सके, वरना शायद आभा उसकी मदद कर देती। अब आभा का मूड खराब था तो उसने दखल देने का इरादा छोड़ दिया और बस साइड से तमाशा देखने लगी। किरण, आभा को बताओ, तुमने वो गंदी बातें कहाँ से सुनी? नवीन की नजर रोशनी पर पड़ी। नवीन जानता था कि रोशनी किरण की कमजोरी थी। किरण की आंखें इधर उधर भटकी, फिर उसने कंफ्यूज्ड सा एक्सप्रेशन बनाया। क्या ये वही बातें नहीं जो तुम अक्सर बोलते हो? क्या वो आभा मुझसे ज्यादा सुंदर है इसलिए तुम बार बार उसी के बारे में सोचते हो? नवीन हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कातिलाना इरादा छिपा नहीं था। उसने किरण का गाल छोड़ दिया और आभा की तरफ मुड़ा, बोला, सॉरी, तुम्हें आज ये सब देखना पड़ा।
मुझे कुछ पर्सनल मैटर डील करने हैं। क्या मैं तुम्हें जरूरी डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूं? आभा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये मसला मुझसे भी जुड़ा है। उम्मीद है तुम उस शख्स को ढूंढ लोगे जिसने मुझे वो गंदी गालियां दी। आभा का ये कहना मतलब था कि उसे किरण पर यकीन नहीं था। किरण और रोशनी का दिल बैठ गया, उनके हाथ पैर पसीने से भीगने लगे। अगर आभा चली गई तो नवीन उन्हें बख्शेगा नहीं। घबराहट में किरण अपना पागलपन का ड्रामा भूल गई और 2 कदम आगे बढ़कर आभा को रोकने की कोशिश की। आभा ही उनकी इकलौती उम्मीद थी यहाँ से निकलने की। वो अपनी जान नवीन से लड़कर गंवा सकती थी, लेकिन रोशनी को नहीं। वो चाहती थी कि रोशनी जी यहाँ से निकले। चैप्टर 192। किरण ने बस 2 कदम ही बढ़ाए थे कि नवीन का एक साथी आया, उसका मुंह दबाया और उसे स्टोर रूम की तरफ खींचने लगा। रोशनी का भी वही हाल हुआ। किरण ने छटपटाकर उस शख्स को काट लिया। वो दर्द से चीखा और फट से उसे छोड़ दिया। किरण ने मौका पकड़ा और आभा की तरफ भागी। आभा, एक औरत होने के नाते तुम में जरा भी हमदर्दी नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हारी बहन हमारे जैसी हालत में हो तो क्या तुम भी ठंडे दिल से बस तमाशा देखोगी? अब नवीन को कुछ कहने या करने की जरूरत ही नहीं थी। किरण का पागलपन का नाटक छोड़ना अपने आप में उसके मुंह पर तमाचा था। आभा धीरे से पलटी, किरण को देखा और बोली, तुम्हारी तरह नादान, सेल्फिश और बदमाश बहन मेरे पास सचमुच हो सकती थी। जानना चाहती हो उसका क्या हुआ? किरण ने आभा को देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने उसे मार डाला। आभा के हल्के शब्दों ने किरण को जड़ कर दिया। आखिरकार वो बस 16 साल की थी और आभा की ठंडी कातिलाना औरा के सामने उसकी हिम्मत पस्त हो गई। तुम्हारे पास जिंदगी जीने के ढेर सारे रास्ते थे, मुझसे इस दुख से बचाने की गुजारिश करने के कई तरीके थे, लेकिन तुमने सबसे बेवकूफी भरा रास्ता चुना। तुमने सोचा मैं लड़की हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना आसान होगा, तो तुमने मुझे गालियां देकर नवीन को फंसाने की कोशिश की। लेकिन तुम्हारा एक्टिंग लेवल तो बकवास है, कोई भी देख सकता है कि तुम नाटक कर रही हो। मुझे गाली देने और इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले को मैं क्यों मदद करूं? सच तो ये है कि तुम मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करती, बल्कि मुझसे जलन रखती हो। तुम बस इस जगह से भागना चाहती हो, तो तुमने मेरा सहारा लेने की सोची, लेकिन सहारा मांगने का ढंग भी तुम्हें नहीं आता। तुम मेरी हमदर्दी के लायक नहीं हो और मेरी मदद की तो बिल्कुल भी नहीं। आभा ने किरण की सोच और हरकतों को बेपर्दा कर दिया। किरण को सचमुच आभा के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। उसका मानना था कि आभा एक कम्युनिटी को लीड इसलिए कर पा रही थी क्योंकि वो खूबसूरत थी, न कि अपनी काबिलियत की वजह से। मर्द तो सब लंपट होते हैं। उसने नवीन के साथियों से सुना था कि आभा बहुत सुंदर है। आभा को बस इशारा करना पड़ता था और मर्द उसके लिए लड़ पड़ते थे। वो उससे कितना अलग थी। अगर उसे वो कंडीशंस मिलती तो वो भी आभा जैसी बन सकती थी, शायद उससे भी बेहतर। वो आभा की जलन को ईर्ष्या और नफरत से दबा रही थी। इसलिए भले ही वो आभा के जरिए अपने दुख से निकलना चाहती थी, लेकिन वो नम्र होकर मदद मांगना नहीं चाहती थी। वो आभा की इमेज भी खराब करना चाहती थी, जिसके चलते उसने न सिर्फ नवीन को नाराज किया, बल्कि आभा की सारी हमदर्दी और फेवर भी खो दिया। इस दुनिया में ढेर सारे लोग दुखी हैं, ढेर सारे लोग जिन्हें बचाने की जरूरत है, लेकिन आभा हर किसी को नहीं बचा सकती थी। वो उसकी पिछले जन्म की बात थी, अब की नहीं। आभा मुड़ी और नवीन के ऑफिस में चली गई। किरण को भी नवीन के पीछे आए साथियों ने फिर से पकड़ लिया और खींचकर वापस ले गए। वो छटपटाई और आभा को गालियां देने लगी। तुम कमीनी हो। मुझसे कितनी अलग हो तुम। तुम तो उससे भी ज्यादा बेशर्म हो। मुझे तो मजबूरी में ये सब करना पड़ा, लेकिन तुम तो खुशी खुशी उन मर्दों को अपने बिस्तर पर बुलाती हो। उनके बिना तुम आज यहाँ हो ही नहीं सकती थी। शायद तुम मुझसे भी बदतर हाल में होती। कम से कम मैं तो सिर्फ एक मर्द की सेवा करती हूँ और तुम पूरी कम्युनिटी के मर्दों की। आभा, तुम्हारा दिल और फेफड़े काले हैं। तुम मुझे मरते हुए तमाशा देख रही हो। तुम्हारा भी अच्छा अंत नहीं होगा। मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा करूंगी। आभा नवीन की ऑफिस चेयर पर बैठी, जरा भी गुस्सा नहीं दिखा। उसने दरवाजे पर खड़े नवीन के एक साथी से कहा, नवीन से कहो कि वो दोनों बहनों को इस रूम में लाए। जल्दी ही नवीन ने अपने लोगों से किरण और रोशनी को वहां लाने को कहा और वो खुद भी उनके पीछे पीछे आया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब हो, नवीन ने कहा। आभा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी देखी हुई गिनती से ज्यादा लोगों को मार डाला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे सीन से डर जाऊंगी? किरण का मुंह पहले ही बंद कर दिया गया था। चूंकि रोशनी ने कुछ नहीं कहा था, नवीन ने उसे टेम्परेरी छोड़ दिया। तुम इसे कैसे डील करना चाहती हो? नवीन ने आभा से पूछा। आभा ने अपने बूट से एक मिलिट्री नाइफ निकाला और बिंदास अंदाज में बोली, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि इसे दुख हो। इतना दुख कि वो जीना न चाहे, मरना भी न पाए, जिंदगी और मौत के बीच फंसी रहे। नवीन ने आभा के हाथ में नाइफ देखा और तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कमाल का नाइफ है। बिल्कुल कमाल का था। वेदांत की चीजें कभी खराब होती ही नहीं थी। रोशनी डर गई थी, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने गुहार न लगाई तो वो और उसकी दी दोनों खत्म हो जाएंगी,
खासकर उसकी दी, जिसकी मौत बहुत बुरी होगी। वो रोते हुए आभा से गिड़गिड़ाई, आभा, हमसे गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास है। हमने आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था। मेरी दी ने मेरे लिए ये सब किया। वो चाहती थी कि मैं जिंदा यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इतना बकवास आइडिया निकाला। हाँ, वो आइडिया मेरा था। अगर मारना है या टॉर्चर करना है तो मुझे करो, उसे मत मारो। आभा से गिड़गिड़ाने के बाद वो नवीन की तरफ मुड़ी। नवीन, हमने सचमुच अपने भाई के साथ मिलकर आपका सामान नहीं चुराया। हमने उससे कब का रिश्ता तोड़ लिया था। वो जो करता है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी दी की तरफ से सॉरी बोलती हूँ। प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, ठीक है। बोलते बोलते रोशनी घुटनों पर बैठ गई और आभा और नवीन को माथा टेकने लगी। उसके पास किरण जितने ट्रिक्स नहीं थे, ना ही उसका घमंड और गुस्सा। इसलिए जब गिड़गिड़ाने का वक्त आया तो वो गिड़गिड़ाई, और जब घुटने टेकने का वक्त आया तो टेके, बिना किसी शिकायत के। किरण ने उसे घुटने टेकते और माथा टेकते देखा, और उसे तरस भी आया और गुस्सा भी कि वो इतनी कमजोर क्यों है। उसे लगा कि भले ही रोशनी अपना सिर फोड़ ले, वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मर ही जाओ, ऐसे जीने से तो यही बेहतर था। किरण ने रोशनी की तरफ वो की आवाजें निकाली। रोशनी ने अपनी दी को देखा और बोली, दी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। भले ही कुछ चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है तुमने मेरे भले के लिए किया। बचपन से तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। किरण की आंखें लाल हो गईं और उसने सिर हिलाया। रोशनी ने अपनी बात पूरी की और कॉफी टेबल के नुकीले किनारे की तरफ झपटी। उसने पूरी ताकत लगा दी, मरने का पक्का इरादा था। वो अपनी मौत के बदले किरण की जिंदगी चाहती थी। नवीन को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक और कमजोर रोशनी सुसाइड की कोशिश करेगी। जब तक उसने रिएक्ट किया और उसे रोकने की कोशिश की, आभा ने पहले ही कॉफी टेबल को लात मारकर दूर कर दिया। रोशनी का सिर टेबल के किनारे से नहीं टकराया, लेकिन फिर भी टेबल से जा टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा। खून ने आधा चेहरा ढक लिया और वो चक्कर खाकर गिरी, हालांकि अभी भी होश में थी। आभा का कॉफी टेबल को लात मारना दिखाता था कि वो रोशनी को मरने नहीं देना चाहती थी। नवीन ने फटाफट अपने लोगों को दवा और बैंडेज लाने का ऑर्डर दिया, ताकि रोशनी का खून बंद हो। किरण को भी नहीं पता था कि रोशनी सुसाइड का रास्ता चुनेगी। उसकी छटपटाहट और गुस्सा रोने में बदल गया। वो रोशनी को देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसे दबाकर रखा गया, वो हिल भी नहीं पाई। आभा ने किरण की तरफ देखा और बोली, तुम उसका भला करने के बहाने उसे कंट्रोल और दबाती हो। तुम उससे सच्चा प्यार नहीं करती, वो है जो तुमसे सच्चा प्यार करती है, जो सचमुच तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। मुझे यकीन नहीं कि तुमने अपने बचने के प्लान के नतीजों के बारे में नहीं सोचा। तुम बस मुझे ये साबित करना चाहती थी कि तुम मुझसे कम नहीं हो, कि तुम भी बहुत काबिल हो। तुम बहुत सेल्फिश हो। चैप्टर 193। आभा के शब्द किरण के दिल पर हथौड़ी की तरह लगे। वो बचपन से जिद्दी थी, अपने हमउम्र बच्चों से ज्यादा समझदार। हकीकत में उसकी छोटी बहन रोशनी के ग्रेड्स हमेशा बेहतर रहे, और मम्मी पापा जिस तरह उसे देखते थे वो किरण को हमेशा चुभता था। इसलिए बाद में उसने अपनी बड़ी बहन की पोजीशन का फायदा उठाकर कई ऐसी चीजें की जो भले ही बहुत बुरी न थी, लेकिन ओवर तो थी ही। धीरे धीरे उसे रोशनी के लिए फैसले लेने की आदत पड़ गई। बड़ी बहन की जिम्मेदारियां निभाते हुए उसने इस रोल के फायदे भी खूब उठाए। उसे लगता था कि उसकी छोटी मोटी चालबाजियां किसी को दिखती नहीं, लेकिन आभा ने उसकी नीयत को एकदम भांप लिया। किरण ने सिर हिलाया, आभा की बातों को मानने से इनकार करते हुए। भले ही वो उसकी सबसे सच्ची सोच थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं थी। अब जब सिर्फ वो दोनों बची थी, तो वो अपनी इकलौती फैमिली को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। वो तो रोशनी के भले के लिए कर रही थी, उसे इस दुख से निकालने के लिए। आभा को अब किरण से बहस करने का मूड नहीं था। वो चुपचाप सोफे पर बैठी देखती रही कि कैसे नवीन रोशनी के सिर की चोट का खून रोक रहा था और बैंडेज कर रहा था। भले ही नवीन मर्द था, वो ये काम बड़े स्किल से कर रहा था, बिल्कुल नौसिखिया नहीं लग रहा था। तुम तो घाव बांधने में प्रो हो, आभा ने कमेंट किया। नवीन ने जवाब दिया, पहले मैं आर्मी में था, वहां मेडिक्स से थोड़ा बहुत सीख लिया। अच्छा, अब समझ आया। नवीन को लगा कि आभा का अब समझ आया सिर्फ उसकी बैंडेजिंग स्किल्स के लिए नहीं था। उसने आभा की तरफ देखा, लेकिन आभा ने और कुछ नहीं कहा। उसने दूसरा सवाल पूछा, मुझे याद है पहले तुम्हारे साथ हमेशा एक शख्स रहता था, आज वो कहाँ है। नवीन ने रोशनी का घाव बांध लिया था और उसे बांधकर फिक्स किया। बोला, वो स्खनी है, रेस्ट कर रहा है। ओह। नवीन ने किसी को बुलाकर रोशनी को रेस्ट करने के लिए भेजा, फिर आभा से पूछा, उसका क्या। उससे उसका मतलब किरण था। आभा बोली, ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, जैसा ठीक लगे वैसे डील कर लो। आभा के शब्दों से साफ था कि वो किरण की किस्मत में दखल नहीं देगी। तो नवीन ने अपने दो साथियों को बुलाया, जिन्होंने किरण को खींच कर ले गए। थोड़ी देर बाद बाहर से किसी भारी चीज के पानी में गिरने की आवाज आई। मर्दों के पास औरतों को डील करने के तरीके वही पुराने कुछ होते हैं।
अगर आभा ने कुछ किया होता तो उसे किरण को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ता, तभी उसे चैन मिलता। लेकिन उसने पहले ही नवीन से कहा था कि वो खुद डील करे, तो उसने और कुछ नहीं बोला। आभा और नवीन ने थोड़ी देर और बात की। टॉपिक संजीव पर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को टटोला और फिर नवीन के आदमी वापस आए। वो शख्स पसीने से तरबतर था, उसका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। नवीन को एहसास हुआ कि वो प्राइवेट में बात करना चाहता है, तो वो उठा और उसके साथ बाहर चला गया। आभा ने वेदांत की तरफ देखा। लगता है आज हमें अनाज और हथियार मिल पाएंगे, वेदांत ने कहा, शायद थोड़ा अनसर्टेन है। थोड़ी देर बाद नवीन वापस आया। उसने थोड़ा मुश्किल से कहा, अनाज और हथियारों के स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शायद मैं आज अपना वादा पूरा न कर पाऊं। मैं खुद तुम्हें अपने यॉट पर वापस लाई और अब तुम कह रहे हो कि वादा तोड़ रहे हो। नवीन, मुझसे मजाक कर रहे हो? आभा गुस्सा हो गई। उसका लहजा ठंडा और रूखा था। मैं तुमसे मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैंने जो कहा वो सच है। तुम्हारा सामान लूट लिया गया, आभा ने पूछा। वैसे भी मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, तो क्यों न तुम्हारी मदद कर दूं और तुम्हारा अनाज और हथियार वापस ले आऊं। मदद? हाँ, आभा की मदद की कीमत तो बहुत भारी थी। ऊपर से ये मसला कोई और हल कर ही नहीं सकता था। नवीन ने जबरदस्ती स्माइल दी और बोला, तुम्हारी ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन अगर तुम मुझे 2 दिन और दे दो तो मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर सामान डिलीवर करूंगा और एक्स्ट्रा 200 किलो मछली भी भेजूंगा। आभा ने आईब्रो चढ़ाई और बोली, ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करती हूँ। अगर तुमने कोई चालबाजी की तो मुझे बहरहम मत कहना। नवीन आभा और वेदांत को नीचे तक छोड़ने गया। जैसे ही उनका यॉट रवाना हुआ, उसने तुरंत अपने लोगों को हथियार लेने का ऑर्डर दिया और उनके साथ निकल पड़ा। आभा और उसका ग्रुप ज्यादा दूर नहीं गया। वो एक बड़ी बिल्डिंग के पीछे कोने में थोड़ी देर रुके और जल्दी ही एक छोटी नाव वहां आई। अरविंद और एक दूसरा शख्स यॉट पर चढ़े। राकेश को अरविंद को अचानक वहां देखकर हैरानी हुई। हालांकि उसने ये नहीं पूछा कि वो वहां अचानक कैसे पहुंचा। अरविंद यॉट पर चढ़ते ही सीधा आभा के पास गया। हमने नवीन के लोगों का पीछा किया। वो शहर के पश्चिम में एक छोड़ी हुई फैक्ट्री तक गए। वहां गार्ड्स बहुत सख्त थे, तो हम ज्यादा पास नहीं गए, बस दूर से देखा। गार्ड्स की ड्रेस उस दिन फिश पॉन्ड पर मिले लोगों से बहुत मिलती जुलती थी। उनके बिहेवियर में सैनिकों की झलक थी, लेकिन वो सैनिक नहीं थे। वो ज्यादा कुछ डेस्टर्स की टोली जैसे लग रहे थे। डेस्टर्स? आभा को मिलिट्री की इंटरनल स्ट्रक्चर की खास समझ नहीं थी। ना ही वो समझती थी कि लोग डेस्टर्स क्यों बनते हैं। वेदांत ने कहा, पुराने जमाने से लेकर अब तक कुछ लोग मिलिट्री कैंप्स की मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर पाते और किसी भी तरह भागने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक बार भागने के बाद खुलेआम घर पर नहीं रह सकते, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में दाग लग जाता है। कोई उन्हें जॉब नहीं देता तो उन्हें बाहर चुपके चुपके जिंदगी बितानी पड़ती है। वक्त के साथ वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, गैरकानूनी काम करते हैं। गुंडों और ठगों से कोई फर्क नहीं रहता। तो ऐसा है? आभा ने वेदांत की तरफ देखा। तो क्या तुम्हें लगता है कि दिशा भी उनमें से एक हो सकती है? वेदांत ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन वो प्रशांत और उनके जैसे लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। क्या सचमुच? जैसा वेदांत ने कहा, इस एपोकैलिप्स के आने के साथ मिलिट्री में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुंबई के सिटीजन्स को इग्नोर कर दिया, जिससे ये बुरी ताकतें बेलगाम हो गईं। नवीन की निर्भरता और ट्रम्प कार्ड समझने के बाद आभा अपने लोगों को लेकर कटारा कम्युनिटी वापस चली गई। आभा, उस अमर का क्या करें? वो बार बार तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। आभा ने केशव से पूछा, पिछले 2 दिनों में उसमें कोई अजीब फिजिकल सिम्पटम्स दिखे? केशव ने सिर हिलाया। नहीं, लगता था उस लड़के का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग था। आभा और वेदांत बिल्डिंग 5 यूनिट 1 में साथ गए। आभा का प्लान था कि वेदांत को पहले ऊपर रेस्ट करने भेज दे। भले ही उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन आभा की नजरों में वो अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ मरीज था। वेदांत ने जिद की कि वो उसके साथ जाएगा, तो दोनों उस घर में गए जहां अमर को बंद रखा था। अमर को आभा ने पिछले 2 दिनों से वहां लॉक किया हुआ था। बस इतना खाना पानी दिया गया कि वो जिंदा रह सके। वो इतना कमजोर हो चुका था कि बोलने की ताकत भी मुश्किल से थी। आखिरकार आभा आ गई। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सवालों का ठीक जवाब दूं, तो तुम मुझे स्पेशल मेडिसिन दोगी। तुम वादा तोड़ रही हो, अमर ने कमजोर आवाज में कहा। नवीन से भागकर आभा के पास आने पर उसे लगा था कि वो अंधेरे से उजाले में आ गया है। उसे क्या पता था कि वो भेड़िए की मान से शेर की गुफा में आ गिरेगा। आभा अमर के पास गई और उससे थोड़ी दूरी पर एक चेयर पर बैठ गई। लेकिन तुमने मेरे सवालों का ठीक जवाब नहीं दिया। तुमने जो जो पूछा, जो जो मुझे पता था, सब बता दिया। तुम बस मुझे स्पेशल मेडिसिन नहीं देना चाहती, इसलिए ऐसा बोल रही हो, है ना? बिल्कुल सही। अमर ने आभा की तरफ देखा, दांत पीसते हुए। उसने सोचा, दुनिया में ऐसी बेशर्म औरत भी हो सकती है। चैप्टर 194। मैं वो मछली हूँ जो कटिंग बोर्ड पर है और तुम वो कसाई हो। अमर को अब पछतावा हो रहा था।
अगर उसे पता होता कि आभा इतनी बेशर्म औरत है तो वो कभी उसके पास नहीं आता। संजीव के पास जाना कहीं बेहतर होता। संजीव का नाम दिमाग में आते ही अमर को थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे बदकिस्मत ही मान लो। अगर तुम मुझे स्पेशल मेडिसिन नहीं दे रही हो तो कम से कम मुझे जाने तो दो। जाने दो ताकि तुम संजीव के पास चले जाओ। आखिर चाहती क्या हो? अमर को आभा की बेशर्म बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा चीखने में भी कमजोर और नरम निकल रहा था। क्या तुमने नवीन से कुछ चुराया और फिर भाग गए? आभा ने अमर के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। अमर कुछ कहने ही वाला था कि उसे याद आया कि आभा ने पहले भी नवीन के बारे में ढेर सारे सवाल किए थे। उसने जो कुछ भी जाना था सब बता दिया था और आभा ने फिर भी वादा तोड़ दिया था। इस बार अमर चुप रहा और उसने मुंह फेर लिया। मुझे जानना है कि तुमने नवीन से ऐसा क्या चुराया कि वो तुमसे इतनी नफरत करता है। वो मुझे तुम्हारी जिंदगी के बदले एक जहाज भर के हथियार और एक जहाज भर के सामान देने को तैयार है और तुम्हारी 2 बहनों को आधा मार डाला है। अमर ने आभा की आखिरी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसकी दूसरी बात सुनकर वो हैरान रह गया। मेरी जिंदगी इतनी कीमती थी? नहीं, मेरी जिंदगी की कीमत नहीं, बल्कि जो नवीन ने खोया उसकी कीमत थी। लेकिन अमर ने तो नवीन से कुछ चुराया ही नहीं था। नवीन का कमरा इतनी आसानी से कोई कैसे भेज सकता था? एक जहाज अनाज, एक जहाज हथियार, तुम्हारी जिंदगी के लिए ये तो घाटे का सौदा नहीं है। मैंने उसका सामान नहीं चुराया, अमर डरते हुए बोला, क्योंकि नवीन का ऑफर इतना लुभावना था कि अगर वो आभा की जगह होता तो वो भी ललचा जाता। तुम कहते हो कि चुराया नहीं, लेकिन कौन यकीन करेगा? अगर किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं लगता कि तुम नवीन के चंगुल से भाग पाते। हाँ, किसी ने मेरी मदद की थी। मैं भागने में इतना बिजी था कि मेरे पास चोरी करने का वक्त ही नहीं था। और अगर वो कोई बहुत कीमती चीज थी तो एक आम इंसान को कैसे पता होता कि उसने उसे कहाँ छुपाया है? किसने तुम्हारी मदद की थी? मुझे नहीं पता, अमर ने कहा। जिसने मेरी मदद की उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसने बस मुझे पकड़ने वालों को बेहोश कर दिया और मैं मौका पाकर भाग गया। नवीन के पास वो शख्स। तुम्हारा मतलब विनय से है? हाँ, वो घायल हुआ था। सुना है तुमने उसे चोट पहुंचाई। नवीन ने विनय की चोट का सिर्फ जिक्र किया था, ये नहीं बताया था कि वो कैसे घायल हुआ। राकेश और उसका ग्रुप जो आभा का बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने नवीन के एक पेट्रोलिंग वाले से दोस्ती करके ये खबर निकाली थी। ये क्या बकवास है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। क्या मैंने उसे सपने में चोट पहुंचाई थी? तुमने न सिर्फ विनय को चाकू मारा, बल्कि नवीन की नई गर्लफ्रेंड पर हमला करने की कोशिश भी की। मैं अमर ने अपनी बंधी हुई रस्सियों से छटपटाने की कोशिश की, लेकिन छूट नहीं पाया। मैं भूखा मर रहा हूँ, तब भी संजीव की भेजी उस गंदी औरत को नहीं छूता। पता नहीं कितनों के साथ रही होगी। नवीन को उसकी गंदगी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। नवीन ने कहा था कि अमर ने उसका सामान चुराया और भाग गया, और वो आभा के साथ अमर की जिंदगी के लिए सौदा करना चाहता था। आभा ने अंदाजा लगाया कि नवीन ने जो खोया वो शायद स्पेशल मेडिसिन थी। इस दुनिया में खाना और हथियारों के अलावा स्पेशल मेडिसिन सबसे कीमती थी। नवीन के पास खाने और हथियारों की कमी नहीं थी, तो वो उसके लिए उतने कीमती नहीं थे। सिर्फ स्पेशल मेडिसिन। अगर अमर ने स्पेशल मेडिसिन चुराई होती तो वो इतनी मेहनत करके आभा के पास शरण लेने क्यों आता? वो तो इसलिए आया था क्योंकि उसे स्पेशल मेडिसिन चाहिए थी। डर था कि कहीं वो ज़ॉम्बी न बन जाए। और ज़ॉम्बी बनने से सबसे ज्यादा डरने वाला शख्स अमर के अलावा वो था जो उस दिन उसके साथ पानी में गिरा था, विनय। आभा ने अमर को इग्नोर किया और वहां से चली गई। अमर ने पीछे से आभा को आवाज दी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। गुस्से में अमर गालियां देने लगा, लेकिन अभी 2-4 शब्द ही निकले थे कि वेदांत, जो अचानक वापस आया था, ने उसके पेट में 2 मुक्के जड़ दिए। वो जानता था कि इंसान को बिना तोड़े दर्द कैसे देना है। अमर का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, उसका पेट जैसे चिपक गया था। वेदांत के 2 मुक्कों ने उसके पेट को ऐसा मरोड़ा कि दर्द से वो बोल भी नहीं पा रहा था। अगर तुम्हारे मुंह से एक और गाली सुनी तो मैं तुम्हारी जीभ काटकर ज़ॉम्बी को खिला दूंगा। कुछ मामलों में वेदांत और आभा बहुत हद तक एक जैसे थे। जैसे कि जब वो धमकी देते थे तो उनकी आवाज में खास तलखी नहीं होती थी, लेकिन सुनने वाले की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी और उनकी बातों की सच्चाई पर शक नहीं होता था। अमर ने वेदांत की तरफ सिर्फ एक नजर देखा और फिर सिर झुका लिया। दोबारा गाली देने की हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप आज्ञाकारी हो गया। वेदांत का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। आभा और वेदांत 20वीं मंजिल पर वापस आए। वेदांत के घर जाने की आदत पड़ चुकी थी, तो आभा भी नेचुरली उसके साथ 2002 नंबर फ्लैट में चली गई। कुकू भी पिछले 2 दिनों से आभा के साथ वेदांत के घर पर रह रहा था, और जब वो बाहर जाते थे तो वो घर की रखवाली करता था। दरवाजा खुलते ही कुकू उन्हें मिलने आया। कुकू अब काफी बड़ा हो गया था। आभा को अब उसका सिर सहलाने के लिए झुकना नहीं पड़ता था। पिछले 2 दिन से कुकू को बाहर जाने का मौका नहीं मिला था और वो उदास सा दिख रहा था, जैसे कोई नाराज बच्चा। ऐसा मुंह मत बनाओ, ठीक है?
अगली बार हम बाहर जाएंगे तो तुम्हें साथ ले चलूंगी। आभा की बात सुनते ही कुकू फट से खुश हो गया, अपनी बड़ी पूंछ हिलाने लगा और दूसरी मंजिल की तरफ भागा। वेदांत ने दूसरी मंजिल पर कुकू के लिए एक साधारण सा ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया था और कुकू वहां अकेले खेलता रहता था जब करने को कुछ न हो। अब जब आभा ने अगली बार साथ ले जाने का वादा किया तो वो ट्रेनिंग के लिए भागा। उसे अगली बार के लिए पूरी तरह तैयार रहना था, बाकी सब प्रोग्रेस कर रहे थे तो वो कैसे पीछे रह सकता था। क्या खाना है? मैं बनाता हूँ। वेदांत ने अंदर आते ही कपड़े बदले और फिर अपना एप्रन बांध लिया। वेदांत की कुकिंग स्किल्स इस दौरान काफी इम्प्रूव हो गई थी। वो खुद तो कुछ भी खाकर पेट भर लेता था, लेकिन अब आभा के साथ रहते हुए उसने पाया कि जिसे तुम पसंद करते हो उसके लिए टेबल पर टेस्टी खाना बनाना भी एक तरह का मजा है। जो तुम्हें पसंद हो वही बना दो, मुझे तो सब चलता है। तो ब्रेस्ट चिकन और चिली के साथ स्टर फ्राइड चिकन कैसा रहेगा? कूल लगता है। आभा ने सिर हिलाया। 2 डिशेस थोड़ा ज्यादा वेस्टफुल नहीं होंगी? तुम हाल में थोड़ा पतली हुई हो, थोड़ा और खाना चाहिए। आभा ने अपनी कमर और पेट की तरफ देखा। उसे तो नहीं लगा कि वो पतली हुई थी, उसके एब्स तो वैसे ही थे। उसने सिर उठाया और वेदांत की नजरों से उसकी नजर मिली। उसे लगा कि वेदांत शायद कहीं और देख रहा था। वेदांत ने सिर्फ एक नजर देखा और फिर नजर हटा ली, किचन की तरफ बढ़ गया। चलते चलते बोला, डिनर के बाद हम ऊपर जाकर थोड़ा और ट्रेन कर सकते हैं। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में हाल में क्या बदलाव आए हैं। आभा ने वेदांत की पीठ की तरफ देखा और धीरे से हंसी। लड़के ना हमेशा कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ और कहते हैं, कुछ और मतलब होता है। चैप्टर 195। आभा और उसके गैंग के टेस्टी और वाइब्स वाले मटन डिशेस की तुलना में संजीव के खाने का लेवल तो कहीं पास भी नहीं था। आभा ने जयदीप के नाइट क्लब में स्टोर किया सारा फ्रोजन मटन खाली कर दिया था, तो भले ही संजीव को पता था कि जयदीप ने ढेर सारा सामान छोड़ा था, वो बस उसका सपना ही देख सकता था। संजीव ने प्लेट में पड़ी मछली की तरफ देखा, जो न तो दिखने में अच्छी थी न ही स्वाद में। उसका बिल्कुल मन नहीं था खाने का। भले ही अब उनके पास मछलियां कम नहीं थी, लेकिन क्या हर दिन यही खाना जरूरी था? संजीव ने फिश उठाए, फिर झट से पटक दिए। संजीव जी, ये मछली पसंद नहीं आई? पास में खड़ी औरत ने धीरे से पूछा। पहले जब संजीव जयदीप के साथ था वो तरह तरह की औरतें देखता था, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए थी। उसकी औकात नहीं थी कि वो उन्हें छू भी सके। अब वो औरतें उसकी थी, लेकिन कुछ बार उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसे बोरियत होने लगी। उसे लगा कि उनमें कुछ खास नहीं था। ये नई वाली औरत मोनिका कहीं बेहतर थी। अब समझ आया कि मर्द साफ सुथरी औरतों को क्यों पसंद करते हैं। भले ही वो सर्व करने में इतनी एक्सपर्ट न हो, लेकिन उनकी मासूमियत में एक अलग वाइब थी। तो मोनिका कुछ ही दिनों में संजीव की गर्ल बन गई। खाने के वक्त भी वो उसके पास खड़ी रहती थी। बेस्ट डिश भी अगर हर दिन खाओ तो बोरिंग हो जाती है, इतना कहकर संजीव ने मोनिका को चम्मच थमाए। आओ तुम खाओ। मोनिका ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। वो संजीव के पास आई, बैठी, मछली का एक टुकड़ा खाया और फिर धीरे धीरे बोली, संजीव, मुझे तो लगता है ये मछली बहुत फ्रेश है और इसका मटन भी अच्छा है। बस कुकी स्किल्स थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हें मछली बनाना आता है? मोनिका ने सिर हिलाया। मछली तो नहीं बना सकती, लेकिन मटन ट्राई कर सकती हूँ। वैसे मुझे एक शख्स पता है जो बहुत कमाल का खाना बनाता है। कौन? त्रिशा आंटी। संजीव चुप रहा, मोनिका की तरफ देखने लगा। मोनिका फट से सोफे से उतरी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। सॉरी, मुझे बिना इजाजत बोलना नहीं चाहिए था। क्या तुम दोनों प्राइवेट में बहुत क्लोज हो? संजीव ने पूछा। मोनिका बोली, हमारी मुलाकात एक टूटी फूटी बिल्डिंग में हुई थी। मैं ज़ॉम्बी के काटने से बाल बाल बची थी और त्रिशा आंटी ने मुझे बचाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आपके के पास दोबारा उनसे मिलूंगी। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई और आपकी भी जिसने आपने मुझे शरण दी। तुम अच्छी लड़की हो, उठो। मोनिका जमीन से उठी और फिर संजीव के पास बैठ गई, अब एक शब्द भी नहीं बोली। थोड़ी देर बाद संजीव ने फिर भी किसी को बुलाकर त्रिशा को किचन में भेजा। त्रिशा पहले हाउसवाइफ थी और उसकी पूरी जिंदगी संजना और यशवर्धन के इर्द गिर्द घूमती थी। अपने पति और बेटी की जिंदगी संभालना उसका पूरा काम था। वक्त के साथ उसकी कुकिंग स्किल्स कमाल की हो गई थी। अब संजीव के सामने ये काम आ गई। संजीव ने टेबल पर खाना देखा, जो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा दिख रहा था, और उसका मन तुरंत खाने का होने लगा। अब उसे मोनिका की सिफारिश पर यकीन हुआ। इस औरत में सचमुच कुछ स्किल्स थी और मोनिका ने सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से उसकी तारीफ नहीं की थी। पेट भर खाने के बाद संजीव का मूड अच्छा था। अब से तुम कुकिंग की इंचार्ज हो। त्रिशा ने फट से शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सर। वैसे वो फोटो जो तुमने मुझे दी थी वो सही है? फोटो का जिक्र होते ही त्रिशा की आंखों में गुस्सा चमका। अच्छा हुआ कि उसका सिर झुका था और वो धीरे से बोली, हाँ सही है। मेरे पति को उन दोनों से इतनी नफरत थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे धोखा दिया गया और इस्तेमाल किया गया।
उसने वो फोटो रखी थी। ये दिखाता है कि वो उस मर्द और औरत से कितना नफरत करता था। जैसे त्रिशा खुद आभा के चेहरे का हर डिटेल याद रखती थी, नफरत से भरी हुई। वो अक्सर सपने में देखती थी कि संजना उसकी चाकू से मर रही है और हर बार वो दिल के दर्द से जाग जाती थी। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था आभा को मारना और अपनी बेटी का बदला लेना। तुम जा सकती हो। त्रिशा चली गई और संजीव ने फिर चम्मच उठाए और खाना शुरू किया। मोनिका शुरू से मछली खाती रही, खाने के अलावा कोई और सवाल नहीं पूछा। तीसरे दिन नवीन अपने लोगों और एक नाव के साथ खाना और हथियार देने आभा के पास आया और ब्याज के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा मछलियां भी भेजीं। ये मछलियां लगभग उसी साइज की थी जो आभा और उसके गैंग ने पहले उस तालाब से निकाली थी। नवीन ने देखा कि आभा मछलियों को बार बार देख रही थी। उसे लगा शायद उसे ये मछलियां छोटी लग रही हैं। तो उसने समझाया, ये मछलियां हाल में पकड़ी गई हैं, पहले वाली मछलियों से इनकी तुलना नहीं हो सकती, प्लीज एडजस्ट कर लो। तुम लोग खुद मछलियां पालते हो? नवीन ने हंसकर टॉपिक बदल दिया। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। आभा को भी नहीं लगा कि नवीन जवाब देगा और उसने दूसरा सवाल पूछा, 4 दिन में तुम्हें मुझे आयल देना है। नवीन ने परेशान सा चेहरा बनाया। लिटिल आभा, बात ये नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, बात ये है कि मेरे पास सचमुच नहीं है। मैंने तुम्हारी बात मानकर बाहर ढूंढा, लेकिन आसपास के गैस स्टेशन तो कब के खाली हैं। जो दूर है वहाँ इन छोटी नावों से नहीं पहुंच सकते और ऊपर से ज़ॉम्बी का खतरा तो हर वक्त है। तुम ऑल की जगह कुछ और ले लो, मैं तुम्हें 2 नाव और सामान दे दूं, कैसा है? आभा ने उसे लिटिल आभा बुलाने से मना नहीं किया, लेकिन सीधे आभा बुलाना उसे थोड़ा दूर का लगता था, तो उसने लिटिल आभा बुलाना शुरू कर दिया। आभा ने इस पर ज्यादा बवाल नहीं किया। मैं अनरियल डिमांड नहीं कर रही, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। देखो, मेरी एक यॉट तो एक चक्कर मारने में ही ढेर सारा ऑल खा जाती है और मेरे पास 3 यॉट है। सोचो कितना ऑल चाहिए होगा। नवीन, ये तो शोफ था ना? बाकी लोग छोटी नावों से चलते फिरते हैं और इसके आंगन में 3 यॉट पार्क हैं। पिछली बार जब ज़ॉम्बी ने पानी के अंदर से नवीन पर हमला किया था, तब से उसे इन छोटी नावों में सेफ नहीं लगता था। ज़ॉम्बी लगातार म्यूटेट कर रहे थे। ये छोटी नावें उस खतरे को झेल ही नहीं सकती थी। बिना किसी रुकावट के चलने के लिए उसे आभा जैसी बड़ी नाव चाहिए थी। नवीन को आभा की यॉट्स बहुत लुभा रही थी, लेकिन जैसा आभा ने कहा, इनके लिए ऑल चाहिए और उसके पास ऑल था ही नहीं। आभा बोली, छोड़ो, अगर तुम सचमुच ऑल नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती कैसे करूं? फिर सामान में कन्वर्ट कर लो। लिटिल आभा, ऐसा करो, तुम मुझे एक यॉट किराए पर दो और हम दोनों फैमिली मिलकर ऑल ढूंढने जाए। जो ऑल मिलेगा उसे 3 साथ में बांट लेंगे, कैसा है? तुम्हें पता है ऑल कहाँ मिलेगा? नवीन ने हंसकर कहा, पता नहीं। शहर के पास गैस स्टेशन तो है नहीं, लेकिन थोड़ा दूर जाएंगे तो जरूर कुछ मिल जाएगा। 2 स्प्लिट। नवीन को आभा का बॉस वाला रवैया तो पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बुरा लगा। क्या करे, उसे अभी भी आभा की यॉट किराए पर लेने के लिए उस पर डिपेंड करना था। ठीक है, फिर 2 स्प्लिट। आभा ने अपने लोगों से खाना और हथियार वापस ले जाने को कहा, फिर वेदांत के साथ यूनिट 2 में चली गई। प्रशांत ने कहा, तुम्हें लगता है नवीन को पता है कि उस तालाब की मछलियां हमने ली थी? आभा बोली, उसे पता होगा। उसने उस शख्स से खाना और हथियार वापस लिए तो वो शख्स उससे पूछेगा नहीं कि इतना सामान क्यों चाहिए। मैं अब सोच रही हूँ कि नवीन का हमारी यॉट किराए पर लेकर मेरे साथ और ढूंढने का आइडिया उसका अपना है या उसके बैकर का। इसमें क्या फर्क है? प्रशांत ने पूछा।